Hello guys, welcome back to Text with Niket. I am Niket Sharma and today we will be discussing case study number 14 from Case Study Digest. So without further ado, let's get started. First we will see MCQs of case study 14. So yeah, देखते हैं इस MCQ में हमसे क्या पूछा है. Assume that TCL has entered into APA on 2nd January 2021 covering transaction from April 20. The annual compliance report furnished within. पूछा है एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट कब फाइल, उसको कब तक फाइल करनी पड़ेगी. तो आप देख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा जो हमारा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वाला, जो हमारे चैप्टर 1 में, जो टीपी के चैप्टर में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे हमारा आता है रूल 10O. रूल 10O पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें कंप्लायंस रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है. कंप्लायंस रिपोर्ट आपकी टाइम लिमिट क्या है? कंप्लायंस रिपोर्ट की टाइम लिमिट है 90 डेज फ्रॉम द एग्रीमेंट और 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट विच एवर इज लेटर. तो आप देख सकते हैं, अगर हम 90 डेज एग्रीमेंट से करते हैं, एग्रीमेंट कब हुआ है हमारा? एग्रीमेंट हुआ है हमारा 2 जनवरी को. 2 जनवरी में अगर हम 90 डेज ऐड करते हैं, बस खैर अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डेज फ्रॉम 2 जनवरी, इतना हो जाएगा. और 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट. ड्यू डेट इसकी 30 नवंबर हो जाएगी, क्योंकि टीपी वाला केस है, 30 नवंबर पे लग जाएगी ड्यू डेट. 30 डेज तो आपका आ जाएगा. ये दोनों में से लेटर आप देखेंगे, लेटर आपका आ जाएगा 30 दिसंबर 2021. तो इसका आंसर हो जाता है डी. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएट एंटरप्राइज और डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज. हमसे दोनों पूछा है, एसोसिएट भी पूछा है और डीम्ड वाला भी पूछा है, अंडर सेक्शन 92A अंडर इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, अब देख लेते हैं इसके रिलेटेड हमें केस स्टडी में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये ऊपर वाला पढ़ते हैं. यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पे TCL जो है ये इंडियन कंपनी है और इसमें आप देख रहे हैं ये SEZ में करती है काम. ठीक है, इट इज़ होली ओन फॉरेन सब्सिडी ऑफ DINC. DINC की सब्सिडी है, तो सब्सिडी है मतलब 26% से ज़्यादा है, तो अपने DINC तो अपनी हो ही जाती है एसोसिएट एंटरप्राइज. अब देख लेते हैं नेक्स्ट में. ये कोई भी काम की इन्फो नहीं है, आप इसको छोड़ दो. अब यहाँ पे आ जाओ बैकग्राउंड वाले पर. बैकग्राउंड वाले पे हमें क्या क्या दिया हुआ है? TCL सप्लाइड गुड्स टू ASL श्रीलंका. पेड अप कैपिटल कितनी है उसकी? 50 करोड़ की. और TCL होल्ड करता है 14 करोड़. ठीक है, अगर आप करते हैं 14/15 करते हैं तो आपका आ जाता है यहाँ पे 28% आ जाएगा. 28% 26 से ज़्यादा है, तो ये हमारे हो जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज. तो SL भी हो जाएगी. और दूसरा हमारा आता है GSL सिंगापुर की पेड अप शेयर कैपिटल 80 करोड़ की और TCL ने होल्ड करा है 18 करोड़. अगर आप इसका परसेंटेज देखते थे 18/80 का, तो हमारा आता है 22.5%. ये हमारा 26 से कम है, तो ये हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बनेगी. ठीक है, अब तक हमारी कौन कौन सी बन गई? अब तक हमारी बन गई है, एक तो ये वाली बन गई है DINC बन गई और एक हमारी SL बन गई है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे हमें कोई भी काम की इन्फो नहीं दी हुई है और ये एक्सपोर्ट डेटा भी हमारा अभी काम का कोई नहीं है. अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर. ठीक है, अब एक्सटर्नल बोरिंग वाली चीज़ देख लेते हैं हम. इसमें क्या है? TCL ने बोरो करे हैं 200 करोड़ फ्रॉम दनुबस INC दुबई से करे हैं. और उसकी TCL की यहाँ पे हमें दी हुई है एसेट्स वगैरह क्या है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू की. अब हमने अपने पढ़ा हुआ है कि 51% से ज़्यादा वाला जो बुक वैल्यू देखते हैं, वहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं देखते, बुक वैल्यू देखते हैं. तो अगर आप इसकी यहाँ पे अब एक मिनट, अगर आप यहाँ पे इसकी टोटल बुक वैल्यू देखते हैं, टोटल बुक वैल्यू हमारे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 330 की आ जाएगी. 330 की बुक वैल्यू आ जाएगी. अगर आप इसका 51% निकालते हैं, 51% अगर आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 168.3 आ जाएगा. अगर आप हम देखते हैं इन्होंने कितने का लिया हुआ है, इन्होंने 200 करोड़ का लोन लिया हुआ है, तो 168.3 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज में आ जाएगा. तो अब हमारे पास 3 हो गई है. अब हम देखते हैं हमें आंसर में क्या क्या दिया हुआ है. एक तो हमारी हो गई है, हमारी हो गई थी SL हो गई थी, GSL नहीं थी, DINC जो उसकी होल्डिंग कंपनी, और डेनुबस INC. ठीक है, तो इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा. इसका आंसर देखते क्या दिया हुआ है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा C. अब हम नेक्स्ट वाले MCQ पे बढ़ते हैं. हमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, एज्यूम दैट TCL एंटर करता है एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट टू मिस्टर कश्यप को करता है 21/1/21 को. ठीक है, प्रायर जिसका कश्यप का प्रायर एग्रीमेंट था डीप INC सिंगापुर से, जो कि होल्ड करती थी 40% शेयर कैपिटल. बताओ ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग पर्पस के लिए आएगा नहीं आएगा? सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है इस पूरे MCQ का. अब देखिए, एक तो यहाँ पे हमारे TCL, इसने क्या कहा, सेल करिए, मिस्टर कश्यप को सेल करिए. लेकिन कश्यप का और कहते हैं हमारा डीप INC का पहले से ही एग्रीमेंट चल रहा है, एग्रीमेंट हुआ पहले से ही है. और जो TCL है, यहाँ पे कश्यप की बात की, TCL की करिए. TCL डीप INC में कितना 40% पहले से होल्ड करता है. तो हमने अपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 92B में पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरह का कोई होता है तो ये हमारा डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाता है, पहले से ही हमने पढ़ा हुआ है. और क्योंकि डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाता है तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी माना जाएगा. तो सबसे पहले तो हमारा जो आंसर है हमारा D, तो हमारा बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता.
अब इसमें हमें किस चीज़ पे डिफरेंशिएट करें कि कश्यप हमारा एनआर होगा, कश्यप हमारा आरएनओआर या एनआर कुछ भी हो सकता है, या फिर कश्यप का विल बी डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वेदर मिस्टर कश्यप इज अ रेसिडेंट और एनआर। ये तो आप देखिए 92B पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीधा सीधा लिखा होगा। 92B का स्पेसिफिक बता देता हूँ मैं आपको। अगर मैं बताऊँ तो आप 92B पढ़ते हैं तो उसमें आप सबसेक्शन 2 पढ़ना। सबसेक्शन 2 में आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे दिया हुआ है कि हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा फर्स्ट वाली जो पार्टी है यहाँ पर जिसके साथ हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हमारी चाहे एनआर हो या फिर रेसिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है। वो टीपी प्रोविजन अप्लाई ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ टीसीएल एंड XYINC। ठीक है, अब देख लेते हैं टीसीएल और XYINC में हमारा टीपी के प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो हम ये नीचे वाली इन्फॉर्मेशन ही पढ़ लेते हैं। XYNC और ABLLC, ठीक है, इन दोनों की बात करी हुई है, अनरिलेटेड पार्टी है। तो आपको लगेगा अनरिलेटेड पार्टी है तो इसमें लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये एनजे में है। तो आपने पढ़ा होगा 94A जो हमारा सेक्शन आता है, 94A जो हमारा एनजे एनजे के बारे में बात करता है, उसमें पहले लिखा हो कि कोई अनरिलेटेड पार्टी अगर हमारी एनजे में, कोई भी पार्टी एनजे में है, तो उसको सबसे पहले तो हमारा डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हमारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माने जाएंगे। तो क्योंकि ये हमारी अनरिलेटेड, हमारी भली अनरिलेटेड है पर हमारा एनजे में है, तो ये हमारा मान ली जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज, उसके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिए जाएंगे। तो हम देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहले नो तो नहीं, यस सिंस दे आर डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक है, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है। व्हाट इज द परमिशन वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय TCL फ्रॉम ABLLC इन कंट्री क्यू और ALP। ठीक है, अब हमने देखा था ABLLC जो है ये भी हमारी एनजे में है, तो इसके साथ भी हमारा एनजे वाले रूल लग जाएंगे 94A वाले। तो वहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो टीपी में हमें 2 रेट दिए होते हैं, 1% और 3% वाला। ये हमें इतना वेरिएशन हमारा चल सकता है अगर हमारा एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस और हमारा जो ALP अगर हमारा 1% या 3% डिपेंड अपॉन द केस हमारा इतना वेरी करता है, तो हम उसको एक्चुअल वाले को ही मान लेते हैं ALP। लेकिन जो हमारा 94A है उसमें हमें क्या कहा हुआ है कि 94A में हम ये जो वेरिएशन वाली चीज़ है ये हमारी नहीं लगती है, तो यहाँ पे वेरिएशन के लिए हमारे आ जाएगा नील हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है हमसे। डिस्क्रिप्टिव में हमसे पूछा हुआ है कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ देवांश इन इंडिया फॉर असेसमेंट 2022-23 ऑन द एजम्पशन द कोई DTAA नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा देखेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी आया है, ये पहले नहीं था, तो अब देख लेते हैं इसको। ठीक है, देवांश हु वाज इन कंट्री एक्स फॉर 15 ईयर्स रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली इन August 1st 2021। ये तो नए वाले, तो हमें हमारा प्रीवियस ईयर इसमें क्या होगा, हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2021 to 2022। ठीक है, हमारा ये प्रीवियस ईयर है, मैं इस पर लिख देता हूँ PY। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज़ की कंट्री एक्स में है, तो आप देखेंगे ये प्रीवियस हमारा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है, ये 1 फरवरी को आया 2021 को, तो आप देखेंगे 28 डेज उसके हो गए, 30 डेज उसके हो गए, ये हमारा 58 डेज रहा है। ठीक है, और जो हमारा करंट वाला ईयर है उसमें तो ये पूरे दिन रहा होगा, तो ये हमारा जो नॉर्मल कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई करते तो रेसिडेंट तो बन जाएगा, लेकिन इसके ROR बनने के लिए प्रीसीडिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो 730 दिन की या फिर वो रेसिडेंट वाली, लेकिन ये कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया क्योंकि ओनली 58 डेज रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा फॉर प्रीवियस है 21-22। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी कंट्री एक्स में जिससे इसने अर्न करें 30,000 रुपये, 34,000 रुपये 21 और 22 में। ठीक है, और ये बैंक इसके करंट सीधे वहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और इसकी एलिजिबल ये वहाँ पे इसको 18,200 की अपने जैसा हमारा बेसिक एग्जाम्पशन है वहाँ पे मिल जाती है। 20% रेट लगता है। टैक्स वॉज पेड इन बोथ द ईयर्स, 5 अप्रैल को 10 अप्रैल को। ठीक है, हिज इनकम बिजनेस इन इंडिया में इसकी केवल 11 लाख है फॉर द ईयर एंडेड 22। आप देखोगे RNOR है ये, RNOR में क्या होता है, जो हमारी जो नॉर्मल वाली होती है वो तो टैक्सेबल होती है, एक्यूराइज डीम टू एक्यूराइज रिसीव्ड इंडिया डीम टू रिसीव्ड इंडिया, लेकिन साथ में इसमें वो टैक्सेबल होती है जो इंडिया से कंट्रोल होता है बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया से कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये उसका बाहर ही कर रहा है, ये उसका प्रॉपर्टी भी बाहर है और साथ में क्या है, ये इसको बाहर मिल रहा है सब कुछ, तो हमारा कोई इंडिया से तो कुछ रिलेशन वैसे भी नहीं है इससे, तो ये हमारा इसका क्या होगा, तो यहाँ पे तो सीधे 11 लाख है वही टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब देखोगे आंसर में वही पूरा पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस इसका समझाया हुआ है, ये हमारा RNOR बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले तो 59 डेज, सॉरी 59 डेज हो रहे होंगे, 59 हाँ सॉरी 59 डेज हो रहे हैं, 28 और 31। ठीक है, तो ये पहले तो रेसिडेंट हमारा नहीं बनेगा लास्ट ईयर में, पर इसे सेटिस्फाई कर ली हमारा 729 डेज और लेस वाली कंडीशन भी होती है, वो बता रखी है हमें। और ये हमारा आगे दे रखा हुआ है हमारा
केवल हमारा 10 प्रीवियस ईयर वाली भी कंडीशन दे रखी है। तो बेसिकली उन्होंने बताइए RNOR बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो इनकम हुई डीम प्रॉपर्टी अर्नड एंड रिसीव्ड कंटेंट वुड नॉट बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट 22-23 ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन 91, क्योंकि नहीं मिला, क्योंकि बाहर भाई टैक्सेबल ही नहीं है, तो इसकी केवल 11 लाख की टैक्सेबल हो जाएगी। अब देखो, क्योंकि अब तो वो RNOR है, तो उसके हमें 115 BAC भी देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 115 BAC इन्होंने शायद कैलकुलेट पहले कर लिया होगा, तो ये कह रहे हैं कंसेशनल BAC वाला यूज़ के लिए मोर बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप ये 11 लाख पे सीधे इसमें बेसिक देखा जाए, इसमें ट्रिक बस यही थी हमारे क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस की, बाकी तो सेम है। बाकी तो सेम क्या कह रहा हूँ, बाकी तो कॉम हमारा नॉर्मल है। तो इस पर BAC आप लगा देंगे, इस पर हमारा सेस वगैरह लगा के 98,800 हमारा इसका आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर आगे अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट टू नो द इनकम लाइकली टू बी कंप्यूटेड बाय AO, टेक यू नोट ऑफ एडजस्टमेंट जो TP की है, ठीक है। प्रॉफिट जो है प्रॉफिट जो है TCL का वो है एज पर प्रोविजन, ठीक है, 32.2 करोड़ का प्रॉफिट है। कोई भी APA नहीं है और कोई भी हमारा सेफ हार्बर रूल्स नहीं लग रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ट्रांजेक्शन, हमें एग्जामिन करना है, और TPA, ठीक है। और हमें 94B जहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा उसको हमें इग्नोर करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें केस स्टडी में क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। अभी लास्ट क्वेश्चन है, तो जो जो हमारी इन्फॉर्मेशन बचेगी वो सारी लग जाएगी इसमें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन काम नहीं है, तो अब हम कर लेते हैं। अब हमारा DINC विच इज करेंटली पेइंग रॉयल्टी ऑफ 2 मिलियन, जो DINC जो इसकी होल्डिंग है वो 2 मिलियन की रॉयल्टी पे कर रही है, किसको, TCL को पे कर रही है। फॉर सिमिलर सप्लाई वो एप्सिलॉन LLC को पे करती है, होली ओन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। रिसीव्स एनुअल रॉयल्टी 3 लाख, ठीक है। तो जो आप देख सकते हैं जब भी TP की एडजस्टमेंट होगी, इनकम में को बहुत जल्दी में पता चल जाता है कि हमारा TP में कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसे आपको सीधे दिख रहा है कि वहाँ पे अभी जो करंटली जो डी वो पे कर रही है वो 2 मिलियन पे कर रही है, लेकिन जो अगर हम इसका देखें अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन देखें, कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, तो वो इसका क्या है 3 मिलियन का है। तो यहाँ पे 1 मिलियन का जो TCL का है वो उसका 1 मिलियन का सिर्फ उसका रेवेन्यू कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लस हम इसका एडिशन हो जाएगा। एडिशन कितना हो जाएगा, 1 मिलियन का एडिशन हो जाएगा। एडिशन कितना हो जाएगा, 1 मिलियन का एडिशन हो जाएगा, इंटू 70 कर देंगे, क्योंकि फॉरेक्स रेट 70 का है। तो इसमें देखो हमें सीधे पता चल गया, क्योंकि हमें TP का प्रोविजन हमें पता नहीं कि जब भी हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमें वो हमें जो एडजस्टमेंट होती है वो नहीं करनी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है प्रॉफिट, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या था, ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत रह गया था। एक्सपोर्ट सेल्स का डेटा दिया हुआ है जो TCL ने करा हुआ है, ठीक है। जो उसके एक्सपोर्ट डिवीजन ने क्या क्या करा हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो हमारा SL था ये तो हमारी AE थी, GSL नहीं थी, XY AE थी, क्योंकि ये हमारी NJ में, और AB LLC ये भी NJ में, तो ये हमारी LLC हमारी AE थी। लेकिन हमारी क्योंकि GSL नहीं है, तो GSL के आप देखेंगे ट्रांजेक्शन 5 लाख क्वांटिटी करी हुई है, और 12,000 पर मेट्रिक टन की हमें इन्होंने क्या करा है, ट्रांजेक्शन करा हुआ है GSL से। अब क्योंकि हमारे पास केवल एक ही पार्टी अनरिलेटेड की, तो यही हमारी क्या बन जाएगी, कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन बन जाएगा GSL के साथ में। तो अब हम देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, इसको GSL को 12,000 पे कर रहे हैं, और बाकी सबको 11,800, 11,900 और 11,700 के रेट पे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, देखो रेवेन्यू का तो सीधे पता चल रहा है 12,000 पे करना चाहिए था, लेकिन 800, 900, 700 पे कर रहे हैं, तो सीधी बात है कम पे कर रहे हैं। तो इसका जो भी डिफरेंस होगा 12,000 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200, 100 और यहाँ पे आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय दियर रेस्पेक्टिव क्वांटिटी, तो उससे क्या होगा, इनका एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देखिए जो नेक्स्ट वाला है इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। आप देखो जो मैंने आपसे ऊपर कहा ना कि इनकम में तो मैं सीधे पता चल जाता है कि इनकम कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। अब एक्सपेंडिचर में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि आफ्टर जो हमारा ALP लगाने के बाद हमारा जो एक्सपेंडिचर बनेगा उससे हमारा प्रॉफिट कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सिली मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, जो Danubis INC जो है इंटरेस्ट चार्ज करा 8% का, एंड TCL ने 16 करोड़ का पे करा। 16 करोड़ कैसे पे करा आप देखेंगे, 200 करोड़ का तो लोन लिया था, 8% से करेंगे तो 16 करोड़ आ गया, ठीक है। नॉर्मल लैंडिंग रेट था वो 7% था टू अदर पार्टीज, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड थी इसलिए कराया, और फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है, डिसाइड टू बोरो, ठीक है, ओके। तो अब आप देखेंगे जो उसका वैसे रेट बनता है वो 7% बनता, पर अब 8% इस करंट पे लिया हुआ है। तो 8% लिया हुआ है तो मतलब करंट में जो है 1% से ज़्यादा पे कर रहा है, ज़्यादा पे कर रहा है तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है तो हमारा प्रॉफिट जो है कम आ रहा है। अब प्रॉफिट कम आ रहा है तो हमारा ALP में प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो हमें इसकी एडजस्टमेंट हमारी क्या होगी, हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा 1% का एडिशन हो जाएगा। एडिशन कितना 1% हम कर देंगे, 200 करोड़ रुपये कर देंगे, तो हमारा जितना भी आ जाएगा वो हमारा एडिशन आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका हमें आंसर कैसे दिया हुआ है।
ये जो मैंने आपको बताया केवल यही एडजस्टमेंट होनी है। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मेन क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था 11,800, 900, 700, 12,000 से इन्होंने इसका माइनस कर दिया, 200, 100, 300 आ गया। इसको क्या करेंगे 8 लाख से मल्टीप्लाई करने के तो 1600 नहीं है कि 1600 लाख है, ऊपर देंगे अमाउंट लैक्स में, तो 2500 जो है इनके एडिशन हो जाएगा। और ऊपर से मैंने आपको दो और बताई थी, तो रॉयल्टी वाला एडिशन हो जाएगा और एक इनका कौन सा एडिशन हो जाएगा, और एक एडिशन हो जाएगा इनका जो इंटरेस्ट वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 तो जो हमने वो भी ऊपर कैलकुलेट किया था वो है 7 लाख की रॉयल्टी का और 7 करोड़ की रॉयल्टी का और 2 करोड़ की क्या है इंटरेस्ट का। तो इसके आप देख सकते टोटल इनकम जो होगी 66.2। ये हमसे क्वेश्चन में पूछी तो हमारा इसका भी आंसर आ गया है। सो या फ्रेंड, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। If you have any doubt regarding this case study or in paper 6C in general, just drop a comment. I reply to you for sure. If you have a little extra time, you can join our Telegram channel. I post regularly MCQs there, and you can also discuss with me your queries. So, if you like this video, hit the like button. To appreciate my efforts, hit the subscribe button. We'll meet in the next video with next case study. Till then, take care and bye bye.